नमस्कार. मीच आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर जे स्पेशल गेस्ट आहेत ते गेल्या 13 वर्षापासून टेक्सटाईल्समध्ये कार्यरत आहेत. त्यांना फ्युचर जनरलीकडून 2 वेळा जनरली एशिया अवॉर्ड मिळालेला आहे. आजचे जे आपले स्पेशल गेस्ट आहेत आलाप गांधी, त्यांना मराठी भाषा फ्लुएंटली बोलता येत नाही, त्यामुळे हा पूर्ण इंटरव्ह्यू आपण हिंदी भाषेमध्ये डब करणार आहोत. तर चला वळूया अपन आलाप गांधी यांच्याकडे. नमस्कार आलाप गांधी. आपके करियर के बारे में, आपके स्ट्रगल के बारे में, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे? जरूर। सविता जी, सबसे पहले तो आपका खूब खूब धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं ये कार्य करने के लिए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ आज की तारीख में एक लोगों को इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो खुद के जीवन के लिए हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, काफ़ी इंस्पिरेशन जो है वो लोगों से वो देख पाएंगे आज। और खासकर जो यंगस्टर्स है, यंगर जनरेशन है, मैं खुद को एक यंग जनरेशन अभी भी मानता हूँ। तो हमारे जीवन में हमारे एज के लोग, हमारे सर्कल के लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक प्रभाव होता है। और उसी के चलते अगर कुछ सही रास्ता मिल जाए, कुछ सही डायरेक्शन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो उसका आगे जाके जीवन में बड़ा अच्छा सा और बड़ा लंबे तक उसका प्रभाव रहता है। तो एक और बात, थैंक यू सो मच मुझे आपके ये इंटरव्यू सीरीज में बुलाने का। क्षमा चाहता हूँ, मैं मराठी इतना फ्लुएंट बोल नहीं पाता हूँ, समझ सकता हूँ। तो आपका सवाल का जवाब देते हुए, मैंने मेरे करियर की शुरुआत कुछ 13-14 साल पहले, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं जब 11वीं-12वीं कक्षा में था तब से एक कमाई शुरू की थी। मैं उसको करियर नहीं बोलूँगा, बट इंडिपेंडेंस शायद से बोलूँगा। कुछ हद तक पॉकेट मनी निकाल लेता था, कुछ इधर किया, कुछ उधर किया। एजुकेशन फील्ड के अंदर कुछ कहीं पे किसी को पढ़ा लिया, कहीं पे ट्यूशन कर दिया, वहाँ से शुरुआत की थी। बट समझ में आया कि ये सारी चीज़ें जो है वो एकल दोस्तल ऐसे थोड़ा बहुत कर लिया, वो शायद से आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। अगर मुझे एजुकेशन में फील्ड में जाना है तो मुझे 100% एजुकेशन में फोकस करना पड़ेगा। मैं सुबह को एक चीज़ करूँ, दूसरा शाम को आके कुछ दूसरा चीज़ करूँ कॉलेज के बाद में, वो मुझे कॉलेज के दौरान ज़रूर से हेल्प करेगा। बट अगर मुझे उसका करियर बनाना है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, तो मुझे कुछ एक चीज़ की ज़रूरत है। ये एक चीज़ क्या थी वो मुझे बहुत लंबे समय तक पता नहीं चला, क्योंकि मैं जो भी चीज़ करता था, मुझे एक तो नई चीज़ों करने का बहुत शौक था। आज ये कर लिया, एक हफ्ते बाद दूसरा कर लिया, और सब में मज़ा आता था। तो हमेशा यही होता था कि अच्छा आज तो ये कर लेते हैं। दोस्तों के साथ में बात करते थे, तो अच्छा तो ये कर रहे हैं, मैं भी वो कर लेता हूँ। तो कभी ऐसा सोचा कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करूँगा, वहाँ पे आगे जाके मेरा खुद का कॉल सेंटर। कभी ये बात होती थी कि मैं पढ़ाता था, तो ये अच्छा बहुत बड़ी बात है, मैं आगे जाके टीचर बन जाऊँगा, आगे जाके कॉलेज में लेक्चर्स दूंगा वगैरह। बट हर एक महीने में, हर थोड़े टाइम के बाद में जब भी कुछ नया करते थे तो कुछ और ना और कुछ सामने आ जाता था, और उस सब में मजे आने लगते थे। तो जब फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मैं एजुकेशनलिस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, MBA करना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि MBA में बड़ा एक फ्लेयर हुआ करता था कि अरे इसने तो ये MBA कर लिया, इसने तो IIM से MBA कर लिया वगैरह। तो MBA कर लिया, अच्छा अभी MBA करने के बाद में क्या करेंगे? तो जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद में बोला गया कि हम सारे लोग ज्वाइन हुए थे उस टाइम पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऐसा होता है जो कॉर्पोरेट्स में यूजुअली ऑफर किया जाता है कि आपको अलग-अलग रोल में आपको कुछ थोड़े टाइम के लिए जो है वो आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ अलग-अलग रोल्स में अलग-अलग काम करके मुझे ये समझ में आया कि मैं कौन सी चीज़ में अच्छा हूँ या ज़्यादातर कौन सी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। तो मेरे लिए
मेरे लिए वो एक बहुत जरूरी फेज था, नजर बन गया था कि मैं ये समझ पाऊं कि मैं क्या चीज अच्छे से नहीं कर पा रहा। पहली जॉब के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो सब कुछ आ गया है, तो मैं क्या एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, क्या मैं मेरा खुद का बिजनेस कर सकता हूँ। मतलब जो भी बिना प्लान के सोचा कि आज तो कुछ तूफान ही करेंगे, किया, काफी तूफान आया जीवन में, और ये समझ में आया कि ये चीज ऐसी है जो मैं नहीं कर सकता। तो एक एमबीए में जो आपको सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, आपको बिजनेस कैसे किया जाता है, करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, एक लाइफ लेसन मेरे लिए था कि ये सारी चीजें कैसे नहीं की जाती है। समझ में तो आ गया कि उस टाइम पे तो मेरी उतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं शायद से बिजनेस कर पाऊँ। हो सकता है कि शायद से उस टाइम पे मुझे फंडिंग की नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पे मुझे कैसे खुद से बिजनेस चलाना, एक ड्राइविंग सीट पे बैठ के, उसकी शायद से नॉलेज नहीं, बट एक सा मतलब एक सबको कर रहा है तो क्या मैं भी कर सकता हूँ। तो ये एक जानना जरूरी है, एंड आई वुड, शायद से मैं सबको ये एक अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ में आप क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी काबिलियत कहाँ कहाँ पे नहीं है, शॉर्ट फॉलिंग्स कहाँ कहाँ पे, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा कि वो आपको फेलियर से बचाए। उसके बाद जो है वो वापस से टर्निंग बैक, करियर ज्वाइन की, कॉर्पोरेट लाइफ मैंने वापस से ज्वाइन की। वो एक मोड था 2014-15 का, जहां से मैं डिजिटल वर्ल्ड के साथ में जुड़ा। डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल प्लेटफॉर्म या एरा की अगर बात करें तो उसके अलग अलग काफी पहलू हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पहलू जो सामने आया 10 साल के अंदर, जहाँ पे गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज ने आके सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा क्षेत्र उजागर किया था। आज वही चीज, वही परिवर्तन हम एक और डिजिटल फैक्टर के साथ में देख रहे हैं, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक कोई अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है कंपनी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके डेटा के ऊपर हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके डिजिटल एप्लीकेशंस के ऊपर हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके प्रोसेसेस के ऊपर हो सकता है। एंड वही मेरी पिछले करीबन 8-9 साल की जर्नी रही है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ के अलग अलग रोल्स में अलग अलग चैलेंजेस को फेस किया, और एक चीज मुझे बहुत जो समझ में आई, जो कॉमन थी हर जगह पे, वो था प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और उसके ऊपर से उसका क्या सोल्यूशन आता है, वो सही सोल्यूशन को ढूंढना इज दी बॉटम लाइन। ये बॉटम लाइन है किसी भी तरीके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लाके। कोई भी एक प्रॉब्लम के सामने कोई एक एप्लीकेशन या कोई एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सामने लाना इज नॉट एन आंसर, करेक्ट। क्यों ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की जड़ के जाके उसका सही सोल्यूशन निकालना शायद से एक सही तरीका होगा आगे जाने का। तो आपका सवाल शायद से वापस से उस पे आते हैं कि मेरी पिछले कुछ सालों की जो जर्नी रही है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रही। अगर आप सविता जी कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर। अगर कोई अपने जैसे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, टीनेजर है, उनको अगर ये फील्ड में आना है तो उसके लिए कोई स्पेशल कोर्स है या कोई बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ है? कोर्सेज बहुत सारे हैं। आप गूगल पे ढूंढने जाएंगे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एक पर्याय के हिसाब से आपको काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे, बट मैं ये सलाह दूंगा कि आप कोई भी फील्ड में, कोई एक फील्ड पकड़िए और आप वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी में पार्ट बनिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर नहीं है, एक पूरा जर्नी है, और वो जर्नी के अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत है सक्सेस उसको करने के लिए। अगर आप पूछे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हाँ, सबसे
अहम जो हिस्सा है वो आईटी का है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की बात आती है तो ऑब्वियसली आप एक कंप्यूटर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं या इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसमें मास्टर करिए। आपको अगर इंटरेस्ट है कि डेटा के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, कोडिंग की जा सकती है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से आप डेटा एनालिटिक्स में आगे बढ़े। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, आप कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर आपका इंटरेस्ट जहाँ ज्यादा है वहां पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज है, उसके ऊपर आप आगे बढ़िए, उसमें कुछ कोर्सेज करिए, उसमें कुछ एक्सपीरियंस लेने का आप ट्राई करिए। ये पूरा कोविड के टाइम पे हमने ये देखा कि सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, सब कुछ घर पे बैठ के हो सकता है। तो ये एक हमारे पहले मन में एक लिमिटेशन हुआ करता था कि मैं कोई एक अच्छी कॉलेज तो ये जगह पे है तो मैं वहां पे शायद से ना जा पाऊँ और वो कोर्स ना कर पाऊँ, मेरा जॉब चालू है, मैं क्या करूँ। तो आज हर चीज जो है वो घर पे अवेलेबल है, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल है। आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है ये करने के लिए चाह। मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, वो जो एक अंदर से एक अपील आती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी फील्ड पकड़ लो, वो जरूरी नहीं है कि आपका 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, इनफैक्ट आज जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, वी आर अ डेटा प्लेटफॉर्म, हम एक डेटा इंजीनियरिंग कंपनी, और हम जब हायर करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द आईटी फील्ड से हम हायर करते हैं, वहाँ पे जो फाउंडर्स हैं हमारे, उन्होंने बहुत बहुत क्लियरली बताया है कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी काबिलियत इंपॉर्टेंट है, आपका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपका किसी भी एक फील्ड के अंदर कितनी आपकी पकड़ है और कितने मास्टर हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो करियर डेफिनेशन चेंज हो रही है साल पर साल। जब हमने करियर शुरू किया तब डिग्री को मायना रखा जाता था, आज डिग्री मायने है, मना नहीं कर रहे। एजुकेशन जो है, आपको कॉलेज डिग्री खत्म करना, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करना, वो बहुत जरूरी है, बट क्या वो आपको आगे लेके जाने के लिए एक हिंड्रेंस है? वो हिंड्रेंस नहीं है। आप बिना डिग्री के भी वही फील्ड में जा सकते हैं जो एक डिग्री वाला स्टूडेंट जो है वो भी आगे। ये फील्ड जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें स्कोप कितना है? क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी जो नया जनरेशन के बच्चे हैं वो लोग पहले ये सोचते हैं कि ये फील्ड में कितना बड़ा पैकेज मिलेगा, या फिर कितना बड़ा ग्रोथ है, या कितना स्कोप है फील्ड में, तो ही वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। तो अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज कितना है और ग्रोथ उसका कितना है, अप टू कितने लिमिट तक ये जा सकता है? मैं आपका दूसरा सवाल पहले आंसर करूंगा कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया, वो एक फील्ड नहीं है, वो एक पूरा जर्नी है। अगर आप किसी को भी ये फील्ड में एंट्री लेनी है तो आप आईटी के रिलेटेड कहीं पे भी आप अपनी अगर काबिलियत दिखाते हैं तो ये आप एक जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। चाहे आप क्लाउड इंजीनियर हो तो भी आप आ सकते हो ये फील्ड के अंदर, चाहे आप एक स्ट्रेटजी फील्ड में हो तो भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है? एक बिजनेस स्ट्रेटजी टीम है, वो भी करती है, आईटी टीम है, वो भी करती है, एक सीईओ है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करता है। तो शायद से मैं ये सवाल को थोड़ा सा ट्वीट करूंगा कि आप ये मत सोचो कि आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आना है। आप ये समझिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का हिस्सा है कि नहीं। और अगर है तो आपके पास में एक बहुत बड़ा फील्ड ओपन हो जाता है आपकी करियर ग्रोथ के। आप एक यूआई यूएक्स इंजीनियर हो, आप एक डिजाइनर हो, तो भी आप एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि समझिए कि अगर कोई एक कंपनी आज की तारीख में कोई भी फॉर्म फिजिकल एप्लीकेशन से ऊपर काम करती है
सारे के सारे फॉर्म्स भरवाती है, उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लाना है। तो सबसे पहली क्या जरूरत है, एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो आप ऑलरेडी वो फील्ड में आप, अगर आप क्लाउड इंजीनियर है तो आप ऑलरेडी आप वो फील्ड का हिस्सा है, क्योंकि वो फील्ड जो फॉर्म भरा हमने वो कहाँ जाएगा, बैकएंड में तो क्लाउड के ऊपर ही आपका स्टोर होता है। तो आप, मेरा ये मानना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द टॉप जर्नीज जो आगे जाके आपको ग्रोथ दे सकती है, अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। और दुनिया में आप सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड में आपको लाखों ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी जहां पे आप खुद को आगे लेके जा सकते। पहला सवाल आपने पूछा था कि इसमें स्टार्टिंग पैकेज क्या है, राइट? तो सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, डोंट लुक एट दैट, डू नॉट लुक एट द स्टार्टिंग पैकेज। आप ये देखें कि आपकी कुशलता सेंस किसमें है, आप क्या कर सकते हैं, क्या आप कोड कर सकते हैं। आज तो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, सेम आप सेल्स देख लीजिए। मैं आज की तारीख में मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाता हूं एक सेल्स पर्सन के तरीके से। मैं जाता हूं कंपनीज को और मैं पिच करता हूं, मैं एक टेक्नोलॉजी जो है हमने डेवलप की वो मैं सेल करता हूं। तो मैं यहाँ पे भी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो चाहे आप कोई भी रोल में हो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या है, मैं खुद को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में अलाइन कर सकता हूँ कि नहीं। और ये मत समझिएगा, इसके साथ साथ में एक डिस्क्लेमर भी डाल दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं ना जा पाऊँ तो ये मेरे लिए एंड ऑफ द रोड है, ऐसा नहीं है। ओके। अभी जैसे हर एक को लगता है कि आईटी फील्ड में हम लोग चले जाएंगे तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, वी विल गो आउट ऑफ द इंडिया, वी विल हैव वेरी गुड करियर इन फ्यूचर। बट ये जो भी है वो पूरा लाइमलाइट है, बट बिहाइंड द सीन जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्या चैलेंजेस आते हैं ये फील्ड में, या कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बात तो सही है कि लाइमलाइट तो है, आईटी बड़ा फोकस में है, बट दोनों हिसाब से है, क्योंकि thousands and thousands of people are being unfortunately laid off by the same IT companies। मतलब हजारों की तादाद में लोगों को निकाला जा रहा है आज की तारीख में, वही आईटी कंपनीज में से जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो लाइमलाइट में आ रहा है। तो ये इसका एक स्टार्टिंग वेरी बहुत बड़ा ही ये पहलू है दूसरी साइड का। अगर चैलेंजेस की बात करें, आईटी की बात करें, तो मैं यही एग्जांपल लूंगा। 3 दिन पहले हमने एक कंपनी को एक सोल्यूशन डिप्लॉय किया था, जो रात को उसका एक कोड रात को 2 बजे, और क्योंकि दूसरे दिन सुबह जब ऑफिस का काम शुरू होगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि सॉरी वो तो कल रात को 2 बजे हुआ था, 2 बजे तो हम लोग सो रहे थे तो हम नहीं कर पाए। पूरी रात भर के 4 लोगों ने उसके ऊपर काम किया ठीक ठाक करने के लिए, ताकि सुबह 8 बजे जब ऑफिस ऑपरेशन शुरू हो तो उसमें कोई दिक्कत ना। तो ये एक मूवीज में दिखाया जाता है कि आईटी मतलब वो ऐसा एक कोड्स के ऊपर कोड चलते हैं, कुछ टाइप करते हैं वो कीपैड के ऊपर और कुछ बन जाता है, कहीं पे कुछ हैक हो जाता है। तो ये बड़ा फिल्मी तरीका है दिखाने का। उसके पीछे की मेहनत बहुत ज्यादा है, रात पर सोना, रात पर काम करना, सोने नहीं देना, रात को 2 बजे 3 बजे प्रॉब्लम आना, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सैटरडे संडे आज की तारीख में हम दोनों बात कर रहे हैं, बट हमारी टेक्नोलॉजी टीम आज काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मंडे को एक डिप्लॉयमेंट जाना है। तो ये खैर आईटी बड़ा फील्ड है, वहाँ पे स्कोप भी ज्यादा है, मान सकता हूँ मैं। वहाँ पे करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बाहर जाना, बाहर की कंट्रीज में जाना, यस ये सारी लाइमलाइट है। इसके साथ साथ ये सारी चीज भी एक्सेप्ट करिएगा कि आपको एक कोड, एक लाइन लिखने में आपको कम से कम 12, 15, 18 घंटे तक दिन में काम करना। राइट। थैंक यू सो मच आलाप।
आपने बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं नए जनरेशन को, एंड डेफिनेटली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर देम. सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आवर प्रोग्राम. थैंक यू सो मच.